हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एनी डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस अभी बता दीजिए, पहले डाउट ले लेते हैं फिर आपका आगे चलते हैं। कोई डाउट है किसी टॉपिक में? काइंडली बता दो मुझे अभी के अभी। वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के दो टाइप, वॉलंटरी, कंपल्सरी। एडजुडिकेशन में लेबर कोर्ट्स, देन योर नेशनल ट्रिब्यूनल, देन योर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, देन उसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। वैसे इजी है, थोड़ा बहुत एक आधा जहाँ पे कंसेप्ट है बस उसको याद कर लो, क्वेश्चन जहाँ से निकलता है, क्योंकि ऐसा अब आपको धीरे धीरे सिलेबस बहुत मिल जाएगा। अभी तो हमने एक्ट स्टार्ट करे हैं। क्लियर? किसी का मैसेज नहीं आ रहा? क्लियर हो गया लगता है सबको? चलो कोई बात नहीं, शायद मैं कल और मंडे क्लास नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि शायद आई विल नॉट बी अवेलेबल, तो वही अभी भी मेरा शायद ही है। तो मोस्ट प्रोबेब चांसेस तो यही है कि मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी, ना मंडे ले पाऊंगी। तो अगेन आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है कि हमने जितने अभी 3 चैप्टर्स जो हो गए हैं उनको अच्छे से करना, और जो अभी ये स्टार्ट हुआ है उसको अच्छे से करना। ठीक है? क्योंकि फिर मैं आपको टाइम नहीं दूंगी इसके बाद कि चलो आज टेस्ट का टाइम दे दिया ना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें 2 दिन का टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा। क्लियर? हाँ जी। नोटिस ऑफ चेंज कहाँ दे रखा है आपके सेक्शन 9A में? कहते हैं मान लो कोई भी वर्कमैन को आपने मतलब कंडीशंस चेंज करनी है सर्विस की, तो अंडर आर्टिकल सेक्शन 91A 21 दिन के पहले पहले कंडीशंस चेंज करने के 21 दिन पहले पहले एम्प्लॉयर को वर्कमैन को उस चेंज ऑफ कंडीशंस के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई ये चेंजेस हो रहे हैं, तो हम तुम्हें पहले ही 21 दिन पहले यहाँ मैंडेटरी है। और कौन से मैटर्स रहते हैं वो आपका 4th शेड्यूल में आपके बता रखे हैं। क्लियर? तो ये आपका PYQ निकलता है कि एन एम्प्लॉयर कैन नॉट चेंज द कंडीशंस ऑफ सर्विस स्पेसिफाइड इन 4th शेड्यूल ऑफ द एक्ट विदाउट गिविंग नोटिस एंड विद इन, बताओ 15, 21, 30, 60 अभी करा है इसका तो आप बता ही दोगे। हाँ जी बिल्कुल सही, 21 डेज ऐसे इसका क्वेश्चन निकल के बनता है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन बताओ। क्लियर? 9A। आगे आ जाओ। कहते जी कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स स्ट्राइक या लॉकआउट करते हैं। क्लियर? तो आगे क्या कह रहा है? स्ट्राइक कौन करते हैं? स्ट्राइक लेबर करती है, यानी कि वर्कमैन एम्प्लॉय, और लॉकआउट आपका एम्प्लॉयर करता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक कहते क्या मतलब है? सीजेशन ऑफ वर्क, यानी कि काम को रोकना, बाय अ बॉडी ऑफ पर्संस employed in any industry acting in combination or a concentrated refusal under a common understanding of any number of persons who or have been so employed to continue work or to accept the employment. So basically ये पूरी डेफिनेशन घूम फिर के तुम्हें यही बता रही है कि जब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप काम रोक दो, अकेले आप नहीं, कुछ जन मिलके कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन आपका जो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सारे जन मिलके ही काम को रोक रहे हैं। क्लियर? सो बेसिकली बात करता है यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की, कि जो वहां पे एम्प्लॉयज है कुछ जन मिलके काम को रोक दें। स्ट्राइक तो आपको पता है, बहुत बार आपने सुना भी है, मूवीज में देखा भी होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, शायद कईयों ने असली में भी देखा होगा, है ना? कहीं हो नहीं जाता धरने पे बैठ गए हैं जी, आज ट्रक वाले बैठ गए हैं तो ट्रक्स नहीं आएंगे, तो आज ही डीजल पेट्रोल डलवा लो,
है ना, ऐसे हुआ था ना पिछले टाइम भी। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जब ऐसे कोई स्ट्राइक पे बैठ जाता है अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए। रिक्शा वाले, हाँ कैब वाले भी चला, कैब की स्ट्राइक भी चली थी। चलो, आपको पता है स्ट्राइक क्या होता है, इट इज जस्ट कि थोड़े टाइम के लिए काम को वो रोक देते हैं। हाँ जी। फीचर्स इसके क्या हैं जहां से क्वेश्चन निकल के आता है डेफिनेशन में से। कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन कर रही हूं, इनको नोट कर लीजिएगा। सीजेशन ऑफ वर्क, या काम करने को मना करना। कॉमन इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है। एक बंदा काम रोके बैठ गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, उसको निकाल देंगे दूसरा रख लेंगे। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी ना, एकदम से इतना बंदा कहाँ से लाएंगे, वो फर्क है। ठीक है, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। बेसिकली वहां पे उनका आपस में एक कहते होना चाहिए कि वो वहां पे काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई मालिक बैठा है। ठीक है, इट मस्ट बी डन बाय अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। सो बेसिकली कुछ जन मिलके ये चीज करें और वो वहां के एम्प्लॉय होने चाहिए इंडस्ट्री के। इट मस्ट बी कंसंट्रेट एक्शन। कंसंट्रेट एक्शन यानी कि सबका मिलके एक एक्शन जो है होना चाहिए। क्लियर? आगे, काइंड्स ऑफ स्ट्राइक, जर्नल स्ट्राइक, सिट डाउन स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक, हंडर स्ट्राइक, वर्क टू रूल स्टाइल। जर्नल तो जर्नल किसी भी तरीके की, सिट डाउन जब बैठ जाते हैं धरने पे, पेन डाउन काम रोक देते हैं, वैसे आते हैं, काम नहीं करेंगे, आगे वेले जाएंगे बट काम को रोक देंगे करना, डेली प्रेजेंस होएगी। हंगर तो आपको पता ही है। वर्क टू रूल क्या होती है कि जब वहां पे कहते हैं कि हम काम करेंगे तो अपने रूल से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वैसे वाली स्ट्राइक। नेक्स्ट है लॉकआउट। यहाँ पे देखो ये जनरल टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता भी नहीं है। क्वेश्चन जहां से निकलेगा वो नेक्स्ट स्लाइड से आपको पता चल जाएगा। क्लियर? सो कहते there is temporary closing of the place of employment or suspension or withholding of the work by the employer in some form. So basically यहाँ पे temporary type of closing जो है रहती है, clear, place of employment पे, या थोड़े टाइम के लिए इंडस्ट्री की वहाँ वर्किंग को सस्पेंड कर देते हैं, काम को रोक देते हैं, किसी भी तरीके से ये एम्प्लॉयर करता है। याद रखना, लॉकआउट हमेशा 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 जो है आपका एम्प्लॉयर करता है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिमांड्स फॉर विच द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लॉकआउट और क्लोज। बेसिकली जब आप वर्कमैन एम्प्लॉय वहां पे स्ट्राइक करता है तो ये भी साथ में साथ लॉकआउट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि उनको उस टाइम की तनख्वाह ना देनी पड़े। ठीक है, वो काम को रोक देंगे, कहेंगे कि हमारी भी कुछ मांगे हैं, ये पूरी करो तो ही हम तुम्हें दोबारा काम पे रखेंगे, नहीं तो हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे। क्लियर? सो कोई डिमांड की वहां पे एलिमेंट रहता है, ये एम्प्लॉयर करता है अपनी डिमांड को प्रेस करने के लिए वर्कमैन के ऊपर, कि हम फिर जो भी कहेंगे वो कहेगा कि भाई तुम खोल दो इंडस्ट्री, हम काम पे आए, हमारी रोजी रोटी कमानी है हमने, है ना। सो देयर इज एन इंटेंशन टू री एम्प्लॉय द वर्कर्स इफ दे एक्सेप्ट द डिमांड्स। सो ये इंटेंशन रहती है कि हम आपको दोबारा तो ही रखेंगे अगर आप हमारे कहने के अकॉर्डिंग चलोगे। सो ये है लॉकआउट, रिवर्स एक्शन स्ट्राइक का। क्लियर? सो इंडस्ट्रियल जो आपका रिलेशंस है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इस एक्ट में कुछ आपके ऊपर प्रोहिबिशंस हैं कि कब कब आप स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोहिबिशन किसके ऊपर बेस्ड है? पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, जो सेक्शन 22 में दे रखा है। सो सेक्शन 22 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। कहते अगर मान लो कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की इंडस्ट्री है, ऐसे अगर वो बंद हो गई, स्ट्राइक हो गई या लॉकआउट होगी, वो बंद हो गई, तो ऐसे तो कहते बहुत नुकसान होएगा। क्लियर? जिसके चलते इट वुड बी अ ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक। सो यहाँ पे वो प्रोहिबिशन लगा देते हैं कि आप ज्यादा टाइम के लिए या बिल्कुल स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। क्लियर? अब सेक्शन 21 क्लॉज 1 क्या कहता है? अगर देखो बाकी जगह पे आप जैसे मर्जी स्ट्राइक करो या कुछ नहीं, पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? पहला क्या पॉइंट है? नोटिस देने का।
पहले सबको लिख ही लेते हैं। सबसे पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइक के लिए। यहाँ पे स्ट्राइक की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एम्प्लॉयर को नोटिस देना है। नोटिस कब देना है? मान लो आपने जब नोटिस दिया उसके 6 दिन तक ही आप जो है स्ट्राइक करोगे। आज नोटिस दिया, 6 हफ्तों तक ही आप स्ट्राइक कंडक्ट करोगे। क्लियर? और मान लो अगला है 14 days हैव एक्सपायर्ड आफ्टर सच नोटिस। बेसिकली विद इन 6 वीक्स के अंदर आपने स्ट्राइक करनी है ना। तो जब मान लो आपने आज नोटिस दिया, 6 वीक्स के अंदर अंदर तो आपने स्ट्राइक करनी है। क्लियर? टाइम आपको मिल गया है कि नोटिस दिया है, चलो 6 हफ्तों के अंदर अंदर कर लो। बट इसके ऊपर भी एक पाबंदी है, ध्यान से सुनना। नोटिस दिया आज, टोटल टाइम पीरियड है 6 वीक्स का, इसके ऊपर भी तुम्हें 14 दिन का वेट करना है, यानी कि 2 वीक्स का तुम्हें वेट करना है। स्ट्राइक तुम 14 दिन के अंदर अंदर नहीं कर सकते। स्ट्राइक तुम तभी करोगे जब 14 दिन खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? 14 दिन का वेट क्यों करना है हमें? नोटिस दे दिया तो बोला गया है 6 वीक्स में, तो अब हम कभी भी कर ले। एनीबडी? एनीबडी कैन आंसर कि वाई 14 डेज के लिए रोका गया है? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यू आर नियर अबाउट। चलो बता देती हूँ। 14 दिन का इलीगल नहीं, 14 दिन को रोकने के लिए तो कहते हैं सो दैट अगर आपस में सहमति हो जाए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए, कंसिलिएशन के जरिए, वर्क्स कमेटी के जरिए, अगर आपस में बैठ के उनकी बात मान ली जाए तो स्ट्राइक वाली पोजीशन ना आए, तो करके बोला जाता है 14 दिन में तुम बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम पीरियड है, 4 हफ्ते बचे ना, उसमें तुमने स्ट्राइक करनी है तो कर लो। क्लियर? अब आप समझ गए? यही क्वेश्चन निकल के आता है आपका, एमसीक्यू यही बनता है। अगर आप इससे पहले कर लेते हो तो वो इलीगल स्ट्राइक तब बनती है अनमोल। क्लियर? अदरवाइज ये टाइम फ्रेम है, नोटिस दिया 6 वीक्स के भीतर भीतर तुम स्ट्राइक कर लो, बट पहले 14 दिन तुम नहीं करोगे। क्लियर जी? ये 22 क्लॉज 1 में दे रखा है। ये एक लीगल तरीका है स्ट्राइक करने का। नोटिस दो एम्प्लॉय को विद इन 6 वीक्स बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक, देन there should be no strike within the 14 days of giving such notice. It means notice must be given at least 14 days before the date of the strike. Clear? आपको 6 वीक्स मिल गया, वही बात है ना, 6 वीक्स का टाइम फ्रेम मिल गया है नोटिस से, बट आप 14 दिन नहीं कर सकते। क्लियर बच्चे? आगे सेम केस आपका अप्लाई होता है लॉकआउट्स में, 22 क्लॉज 2 कहता है। कई बार ना आपको इस पे कंफ्यूजन आ जाती है। एक बार मुझे ये बता दो, आपको ये समझ लग गया 6 वीक्स 14 डेज वाला कंसेप्ट? मतलब 15वें दिन से तुम कर सकते हो स्ट्राइक, चाहे 15वें दिन बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, लीगल होगी। बट 14 दिन तुमने वेट करना है, मतलब 2 हफ्ते तुमने वेट करना है। चलें आगे। यही बस इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है स्ट्राइक लॉकआउट में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी? इंटेंशन ऑफ गिविंग 14 डेज क्या है? एक एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट को रीजनेबल टाइम मिल जाता है वही इनकी सुलह करवाने का, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक्ट ही ये कहता है कि इनका अच्छे तरीके से जो है डिस्प्यूट को सॉल्व हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि स्ट्राइक को हम अवर्ट यानी स्टॉप करवा सके, या कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालें सो दैट ये स्ट्राइक पे ना बैठ के इनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। अगर जो प्रोहिबिटेड पीरियड है 14 डेज का, तुम उसमें
स्ट्राइक कर देते हो नोटिस देने के बाद जस्ट 14 डेज में, तब वो स्ट्राइक आपकी इलीगल होगी। ठीक है अनमोल? तब वो आपकी स्ट्राइक इलीगल होगी अगर तुम 14 डेज के भीतर भीतर स्ट्राइक कर लेते हो तो। अगेन दिस इज द फॉर्मूला, यहीं से क्वेश्चन आता है, बस बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। आपके सामने ही है, वेरी 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 इजी। कंसेप्ट समझो, जैसा भी क्वेश्चन हो सिचुएशन बेस्ड दे दे, केस बेस्ड दे दे, जैसा मर्जी तुम्हारे आगे रख दे, भाई तुम्हें कंसेप्ट पता है, आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कोई मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग कुछ नहीं बनता, सीधा सीधा कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको डाल देते हैं वो। ज्यादा से ज्यादा ट्रू फॉल्स डाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, या कोई सिचुएशन बना देंगे। क्लियर? सो एक बारी लॉकआउट का भी सेम प्रोसीजर है, समझ लो। नोटिस दो जी, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वर्कमैन को 6 वीक्स तक तुम लॉकआउट फिर कर सकते हो। 14 दिन जब एक्सपायर हो गए तब नोटिस के, तभी तुम जो है वो लॉकआउट कर सकते हो। प्रोहिबिटेड पीरियड में लॉकआउट करोगे तो वो इलीगल होगा। प्रोहिबिटेड पीरियड में यानी कि 14 डेज, 14 डेज के लिए तुम्हें रोकने के लिए बोला जाता है। क्लियर जी? आगे है सेक्शन 22 क्लॉज 3। कितने, मान लो स्ट्राइक और लॉकआउट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? एम्प्लॉयर क्या करेगा, नोटिस देगा, मतलब नोटिस कोई कुछ नहीं आया, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड अथॉरिटी को इंटीमेशन भेजेगा कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे स्ट्राइक या लॉकआउट जो है हो रहा है। क्लियर? सो देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन ऑन द वर्कमैन, बट वर्कमैन के ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमेशा स्ट्राइक है, लॉकआउट है, एम्प्लॉय की वही इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, नोटिस कुछ नहीं आया है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी को इंटीमेशन भेजे। क्लियर? ऐसी कोई वर्कमैन के ऊपर नहीं है। एम्प्लॉयर विल गिव द नोटिस, और नोटिस की रिसिप्ट जो है एम्प्लॉयर के पास आ जाती है। उसके बाद मान लो यहाँ ये वाला प्रोसेस ये है कि चाहे एम्प्लॉयर दे रहा है या एम्प्लॉयर नोटिस रिसीव कर रहा है, ठीक है? अगला कंसेप्ट है समझना, एम्प्लॉयर की यहाँ ड्यूटी बन जाती है कि उसको 5 दिन के अंदर अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना है। मान लो आपका 1 दिसंबर को नोटिस आया, क्लियर? अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि 1 से लेके 5 तक, 5 दिन के अंदर अंदर उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा। 5 डे विंडो रहती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट एमसीक्यू। गेव रिसिप्ट मतलब या एम्प्लॉयर खुद लॉकआउट की दे रहा है नोटिस, या उसको स्ट्राइक का नोटिस मिल रहा है, कुछ भी हो। वर्कमैन की कोई ड्यूटी नहीं है, एम्प्लॉय की इंडस्ट्री है, उसकी ड्यूटी है उसको 5 दिन के अंदर अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्यों बताना है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 14 दिन तो वेट करनी है, 1 से लेकर 14 तक तो सिर्फ वेट करनी है उन्होंने। 5 दिन के अंदर अंदर बताएगा, गवर्नमेंट फटाफट को स्टेप ले लेगी कि मैटर कंसिलिएशन में भेजना है, कैसे करना है, स्ट्राइक को रोकना है, लॉकआउट को रोकना है। क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है ना, तो अगर यहाँ पे काम रुक गया तो बहुत पंगा पड़ जाता है, तो करके ये प्रोसीजर प्रॉपर बनाया गया है। क्लियर जी? आगे है जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट बोथ पब्लिक एंड नॉन पब्लिक में इन ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। जो भी प्रोसीडिंग्स रहती हैं, पेंडिंग होती हैं, वो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को जो है रेफर कर दी जाती हैं। उसके बाद जो भी इसका कंक्लूजन आता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लो आपका जो प्रॉब्लम थी डिस्प्यूट की, यहाँ तक तो हमने अभी नोटिस पढ़ा। अब आगे चलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट बोथ पब्लिक एंड नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? कहते सारी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो प्रोसीडिंग्स बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के आगे पेंडिंग हो,
क्लियर। जब उसकी जजमेंट आ जाती है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को, उनको 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी कंक्लूजन रिपोर्ट बनानी पड़ती है। पेंडिंग था, फिर एक डिसीजन आया, 7 दिन के अंदर अंदर वो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन वाले जो हैं उसकी जजमेंट की कॉपी आगे पास करेंगे। क्लियर। यहाँ से इतना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनता, जो बनता है मैंने आपको बता दिया। प्रोसीडिंग्स अगर लेबर कोर्ट में पेंडिंग है तो इनको टाइम पीरियड मिलता है 2 मंथ्स का, कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपको कंक्लूजन देना है और सबमिट कराना है। ये हमने कल वैसे बहुत डिटेल में कल वाली क्लासेस में पढ़ा था। आपको नंबरिंग आप थोड़ी सी वहीं से याद रखना, यहाँ पे अभी तुम कंफ्यूज ना होना, कि हम थोड़े से सेक्शन वाइज चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन जो है आ सकती है। हाँ जी, अगर कहते हैं यहाँ बस आपको ये चीज समझ लो, कहते अगर तुम्हारा जो सेटलमेंट हुई थी कंसिलिएशन में, अगर तुमने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट अपना तोड़ दिया, तो क्या होगा? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन सेटलमेंट अवार्ड एनी स्ट्राइक और लॉकआउट कमेंस्ड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ 23 विल बी इलीगल। आपका डिसीजन भी आ गया, पर आप उस चीज को, सेटलमेंट को तोड़ रहे हो और वहां पे चलते हुए आप स्ट्राइक या लॉकआउट कर रहे हो, तो वो स्ट्राइक और लॉकआउट आपकी इलीगल मानी जाएगी। या इसके खिलाफ भी अगर आप नोटिस पीरियड में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई और भी चीज कर रहे हो, तो आपकी स्ट्राइक वहीं के वहीं इलीगल मानी जाती है और पनिशमेंट मिलती है। क्लियर जी। आगे है अगेन स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में, कि एम्प्लॉयज शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार सीधा सीधा एमसीक्यू आ जाता है, कि जो एम्प्लॉय है कहते स्ट्राइक पे ना जाए। कब? जब उसका मैटर कंसिलिएशन में पड़ा है, या कंसिलिएशन ऑफिसर के आगे पड़ा है, या 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। मतलब टाइम फ्रेम दे रखा है ना 7 दिन का, आप कहते उसके बाद जो है आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। समझ आ रहा है कि नहीं? कि दोबारा से एक बारी मैं आपको समझाऊं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे को। ये दोबारा समझाऊं आपको एक बारी? बताओ जल्दी। जैसे लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ, तुम लोगों का कुछ आ ही नहीं रहा मैसेज। दोबारा समझाऊं कि समझ आ गया? समझा देती हूँ, कह रहा है वो। देखो दोबारा समझ लो, आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी हैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास, ठीक है। यहाँ पे जब उसकी जजमेंट आती है 7 दिन के अंदर अंदर तक, यहाँ पे आप अच्छे से ना स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जजमेंट आगे पास करनी होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करो तो इसका मतलब ये होता है, आपको स्ट्राइक या लॉकआउट करनी है 7 दिन के बाद करोगे, जब उसका डिसीजन आ रहा है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की आज डिसीजन आ रहा है, उसके बाद आपकी विंडो है 7 days की वेटिंग पीरियड, नो स्ट्राइक नो लॉकआउट। अब समझ आया? आगे क्या कह रहा है? ऐसे ही, क्योंकि 2 months का हम बोलते हैं ना, वहां पे भी टाइम पीरियड रहता है डिसीजन का या जो भी है, तो यही चीज बोली हुई है कि जब कंक्लूजन आएगा, यहाँ पे आप 2 महीने के अंदर अंदर कोई स्ट्राइक लॉकआउट नहीं कर सकते। क्लियर। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब आपका सेटलमेंट अवार्ड है और वो ऑपरेशन में है, पीरियड ऑफ ऑपरेशन जो दे रखा है, उस टाइम तुम स्ट्राइक नहीं कर सकते। कोई भी इन टाइम पे स्ट्राइक करता है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के आपने 7 दिन वेट करना है, 7 ही था ना, हाँ, और यहाँ पे 2 months अगर तुम करते हो तो वो स्ट्राइक आपकी इलीगल होती है। अब तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे और लिखा है ये अगला पॉइंट, और एम्प्लॉयर भी लॉकआउट पे नहीं जाएगा। कोई भी अगर आपकी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स वगैरह पेंडिंग पड़ी हैं कंसिलिएशन ऑफिसर के आगे, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के आगे, आप तब भी कोई लॉकआउट नहीं कर सकते। और मान लो आपका जब उसमें सेटलमेंट या जजमेंट आ जाती है, तो आप उसके 7 दिन तक
कोई स्टेप नहीं लोगे, ना स्ट्राइक का ना लॉकआउट का। स्ट्राइक का एम्प्लॉयज ही लेंगे, एम्प्लॉयर लॉकआउट का नहीं लेगा। क्लियर? क्या कह रहे हैं, स्ट्राइक कहते हैं कि वेपन की तरह यूज किया जाता है जो एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर डालता है, और लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर प्रेशर डालता है एम्प्लॉयज पे। क्लियर? नो स्ट्राइक, ये तो हमने भी पढ़ लिया 7 डेज वाला पॉइंट कि आप कर नहीं सकते। बाकी की जो प्रोहिबिशंस है सेक्शन 23 में डिस्कस हो जाती हैं। अगर आपका ट्रिब्यूनल के आगे केस पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, तब भी आपको स्ट्राइक जो लॉकआउट नहीं कर सकते, वहां पे भी टाइम दे रखा है 2 मंथ्स। क्लियर बच्चे? सीधी सीधी बात है भाई, तुम्हारी ऑलरेडी सेटलमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आपकी सुलह या फिर आपका लेबर कोर्ट में है, आप उधर से कैसे स्ट्राइक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ऑलरेडी मैटर सुन रहे हैं भाई, तुम्हारा डिस्प्यूट सुन रहे हैं, एक सोल्यूशन पे आ रहे हैं, तो देयर इज नो पर्पस कि आप स्ट्राइक या लॉकआउट करके बैठ जाओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से बनता है वो है इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट का। कहते कोई भी आपकी स्ट्राइक और लॉकआउट, हमने वैसे पढ़ भी लिया है, जो भी 22 और 23 को वॉलेट करेगी, नोटिस पीरियड को और जजमेंट वाले टाइम को, वो आपकी इलीगल मानी जाएगी। क्लियर? कहते अगर मान लो आपकी स्ट्राइक या लॉकआउट ऑलरेडी चल पड़ी थी उस टाइम पे, और तब आपका केस जो है दिया गया था, where a strike or lockout in pursuance of an industrial dispute has already commenced and is in existence at that time of reference of the dispute to board, arbitration, court और tribunal। strike lockout चल पड़ी, फिर भी आपका केस जो था गवर्नमेंट ने आगे रेफर कर दिया, पर तुम फिर भी नहीं हटे, तुम स्ट्राइक पे बैठे हो, तो वो भी इलीगल मानी जाएगी। ठीक है? ड्यूरिंग योर स्ट्राइक तुम्हारा मैटर चले गया है, लॉकआउट चले गया है, आपको वहीं के वहीं वो रोकनी पड़ेगी, नहीं तो दैट विल बी इलीगल। क्लियर? हाँ जी, यहाँ पे समझने वाला ये पॉइंट है, अ लॉकआउट, सेकंड पॉइंट समझना पहले, डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ an illegal strike or strike declared in consequence of illegal lockout shall not be deemed illegal। अब इसको समझो, ये पॉइंट ही समझने वाला है। ये रिपीट कर तो रही हूँ भारती, सेकंड पॉइंट पे ही हूँ, पिछले वाली स्ट्राइक लाइन का। कह रहे हैं कि अगर आपकी स्ट्राइक या लॉकआउट थी, ठीक है, और स्टार्ट हो गई थी, और आपका जो मैटर था चले गया था ट्रिब्यूनल पे, पर आप फिर भी स्ट्राइक से नहीं उठे, तब भी आपकी इलीगल मानी जाएगी। मतलब आपको वहीं के वहीं उसको रोकना पड़ेगा जब आपका मैटर जो है आगे रेफर करा जाता है। ओके? ऑलरेडी कमेंस्ड और वो एग्जिस्टेंस में है एट द टाइम रेफरेंस दे दी गई थी वहां पे, मतलब कि आपका मान लो आपका डिस्प्यूट था, ऑलरेडी रेफर कर दिया हमने ट्रिब्यूनल को, या फिर आर्बिट्रेशन में या कंसिलिएशन में, बट तुम फिर भी स्ट्राइक पे बैठे हो, ये पॉइंट कह रहा है वो। ओके भारती, आपको क्लियर हुआ बच्चे? तो हम प्लीज आगे चलें। हाँ चलो, अब यहाँ पे सिर्फ दूसरा पॉइंट समझना है, ध्यान से सुनना। इलीगल, आप समझते हो ना कौन सी होती है इलीगल स्ट्राइक? यहाँ पे इलीगल स्ट्राइक करके बैठ गए, इसका आंसर देने के लिए, रिवर्ट करने के लिए एम्प्लॉयर ने क्या करा, उसने भी इलीगल जवाब में इलीगल लॉकआउट कर दिया। इलीगल नहीं हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि इलीगल स्ट्राइक करके बैठा था और जवाब में एम्प्लॉयर ने लॉकआउट कर दिया। तो कहते हैं यहाँ पे जब आप एक रिवर्ट आंसर देने के लिए लॉकआउट कर रहे हो, या इलीगल लॉकआउट के लिए आपने जवाब के लिए आपने स्ट्राइक कर दी, तब यहाँ पे आपका लॉकआउट और स्ट्राइक इलीगल नहीं होगी। ये चीज बता रखी है यहाँ पे, क्योंकि आपने उसका जो जवाब दिया है, जो चीज पहले ही इलीगल है, पहले ही गलत है,
आपने उसको जवाब देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, आपने भी यहाँ पे लॉकआउट कर लिया, इलीगल लॉकआउट हुआ, आपने उसको जवाब देने के लिए स्ट्राइक कर ली, इलीगल हो चाहे, बट आपकी यहाँ पे लॉकआउट और स्ट्राइक को इलीगल ये एक्ट कहता हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपने उसके इन आंसर में ही करी है। बस ये पॉइंट तुम यहाँ पे समझ लो, कुछ नहीं है, इजी है। मतलब आप कहते हैं ना यहाँ पे गांधी जी का नहीं चलेगा कि एक गाल दी दूसरी भी दे दी, नहीं, वो कहते रिवर्ट करो, तुमने रिवर्ट कर दिया तो हम तुम्हें गलत नहीं कहेंगे। समझ गए बच्चे? हाँ ओके जी, आगे है अफेक्ट्स ऑफ इलीगल स्ट्राइक। कहते अगर मान लो तुम्हारी इलीगल स्ट्राइक है तो आप वर्कमैन अपने वेजेस को क्लेम नहीं करेगा। Where strike is commenced without giving notice under section 23 और within the 7 days of the conciliation proceedings under section 23, यानी कि क्या था यही ना कंसिलेशन वाला, या फिर नोटिस टाइम पे नहीं था, आपने वो 14 दिन के अंदर स्ट्राइक कर ली तो इलीगल होगी, तो आपकी स्ट्राइक जो है इलीगल मानी जाएगी और वर्कर्स को उसकी कोई भी पे जो है नहीं मिलेगी। क्लियर बच्चे? सीधी सी बात है, इलीगल काम करोगे तुम्हें उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अब इसका एक बार समझते हैं, बहुत इजी है। स्ट्राइक जस्टिफाइड है, इलीगल है, लॉकआउट नहीं है, मतलब वेजेस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक जो है जस्टिफाइड है यानी कि लीगल है, नोटिस प्रॉपर देके करी है जी उन्होंने कंसिलिएशन के डिसीजन के बाद ही स्ट्राइक करी है। क्लियर? जहां पे आपकी स्ट्राइक इलीगल है, ठीक है, इलीगल स्ट्राइक थी, मान लो कहते लॉकआउट भी हो गया, बट तुम्हें फिर भी वेजेस नहीं मिलेंगे। क्लियर बच्चे? समझ आ रही है बात कि नहीं? और ऐसे समझ लो, आपका लॉकआउट जस्टिफाइड नहीं था, इलीगल था, वेजेस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने इलीगल करी है लॉकआउट। लॉकआउट लीगल था, फिर तुम्हें वेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका मेन मकसद तो ये होता है ना तुम्हारी पे रोकने का, लीगली उन्होंने सब करा, बट तुम्हारी स्ट्राइक इलीगल। तो ना इनको अलग अलग से समझो, अभी के लिए इसको भूल जाओ। स्ट्राइक लीगल है, जस्टिफाइड यानी लीगल, वेज मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। स्ट्राइक इलीगल है, वेज मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है? और लॉकआउट को समझने के लिए, स्ट्राइक लीगल है तो वेजेस नहीं मिलेंगे, स्ट्राइक आपकी लीगल मतलब है, मतलब यहाँ पे इलीगल नहीं है, इलीगल है तो वेजेस मिलेंगे, क्योंकि इलीगल हुई है आपका लॉकआउट। ध्यान से समझो, आपका लॉकआउट नो मतलब लीगल नहीं है तो आपको वेजेस मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, एम्प्लॉयर की गलती है। बट आपका लॉकआउट लीगल है, यस, तो वेजेस नहीं मिलेंगे। या हिंसा नहीं होता भाई स्ट्राइक लॉकआउट में, वो सही कह रहा है, मेरा जस्ट समझाने का एक तरीका था कि इलीगल कर रहे हो उसके बदले में स्ट्राइक लॉकआउट हो रहा है तो वो इलीगल नहीं मानी जाएगी। एक बार ये बताओ, ये समझ आया? ये समझ आ गया आपको? यस और नो? थोड़े टेक्निकल है भाई, इतना भी नहीं है कि तुम ना समझ पाओ भाई, इतना दिमाग तो सब में है, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो। हाँ जी, चलें आगे स्टूडेंट्स। ठीक है, शुक्र है आपको अच्छे से समझ लग गया ना। याद रखना, लॉकआउट लीगल होगी तो कोई वेज नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि वो रोकते हैं तभी तो उनके बात मानेंगे ना। ठीक है? आगे ले ऑफ पे आ जाओ। ले ऑफ क्या है? फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, कि वो एक एम्प्लॉय को जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे दे। कौन से अकाउंट पे ले ऑफ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में करा था,
डेफिनेशंस में, जब आपकी शॉर्टेज हो जाए किसी चीज़ की, कोल, पावर, रॉ मटेरियल की, आपके स्टॉक्स ख़त्म हो जाएं, मशीनरी टूट जाए, या कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, इन केसेस में जब वो बंदा कह रहा है कि मेरे तो रिसोर्सेज ही खतरे में है, मैं तुम्हें रखूँगा कैसे, तनख्वाह कैसे दूंगा, तब ले ऑफ जो है हो जाता। क्लियर? कंपनसेशन ज़रूरी है, एक बार वो देखो। इसमें वर्कमैन को कंपनसेशन मिलती है। क्लियर? सबसे पहले वर्कमैन का जो नाम है मस्टर रोल्स में होना चाहिए। मस्टर रोल आप स्टैंडिंग ऑर्डर में देखोगे कि उसका नाम जो है रजिस्टर में चढ़ा हुआ है कि नहीं। क्लियर? रजिस्टर में होना जरूरी है। वो कोई बदली वर्कमैन या कैजुअल वर्कमैन नहीं होना चाहिए, कोई सीजनल वर्कमैन नहीं होना चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए आ रहा है जा रहा है। मस्टर रोल में यानी कि परमानेंट जो है वर्कर होना चाहिए। दूसरा, वहां पे वर्कर ने 1 साल should have completed not less than 1 year of continuous service. So basically 1 साल कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस सर्विस उसने कंप्लीट करी होनी चाहिए। क्लियर? 1 year कॉन्टिन्यूअस सर्विस जो 25B में डिफाइंड है। द वर्कमैन शुड हैव लेड ऑफ कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिटेंटली, और उसको उन्होंने या तो पूरे टाइम के लिए ही ले ऑफ कर दिया है या थोड़े टाइम के लिए करा है। इंटरमिटेंटली होता है बीच बिचाले थोड़े टाइम के लिए। वर्कमैन शैल नॉट बी पेड लेड ऑफ कंपनसेशन फॉर वीकली हॉलीडेज एज मे इंटरवीन द पीरियड ऑफ ले ऑफ। सो ले ऑफ पीरियड में जो कंपनसेशन रहती है आपकी वीकली हॉलीडेज की नहीं मिलती। ठीक है, ये बात याद रखना, वीकली हॉलीडेज की नहीं मिलती। उसके बाद ले ऑफ कॉम्पनसेशन शुड बी द 50% ऑफ द टोटल बेसिक वेजेस एंड डीआरएस अलाउंसेस दैट वुड हैव बीन पेएबल टू हिम इफ ही हैड नॉट बीन सो लेड ऑफ। सो बेसिकली जो भी तनख्वाह रहती है उसकी बेसिक पे का और डीए का 50% ही उसे ले ऑफ में मिलता है। पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से निकल के आ जाता है मल्टीपल चॉइस का। ठीक है, बदली वर्कर नहीं होना चाहिए, कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए, 1 साल की जो उसने अपनी वहाँ पे कॉन्टिन्यू सर्विस देनी बहुत ज़रूरी है, और उसको पूरे टाइम के लिए भी ले ऑफ कर सकते हैं या थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। दूसरा, मस्टर रोल में नाम तो हमने कर लिया। उसके बाद वीकली हॉलीडेज की कोई वहाँ पे नहीं मिलती। 1 मंथ का नहीं है, 1 year का है बच्चे, 1 year कॉन्टिन्यू सर्विस। देन उसके बाद कंपनसेशन टोटल कितनी रहती है? 50%। क्लियर? हाँ, वीकली हॉलीडे जो भी होगा, 1 मंथ की जो भी सैलरी मिलती है ले ऑफ में तो 50% ही होती है, और वीकली हॉलीडेज काट के मिलती है तो कम ही मिलते हैं फिर भी मिलते हैं। ठीक है, अगला है रिट्रेंचमेंट वर्कमैन की। रिट्रेंचमेंट क्या रहती है? आप जब रिड्यूस कर दो बहुत सारे एम्प्लॉयज, इट इन्वॉल्व रिमूविंग एक्सेस ऑफ लेबर आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, निकालना ही बोलते हैं रिट्रेंचमेंट को। रिट्रेंचमेंट का मेन कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ रिट्रेंचमेंट में नहीं आती। मान लो आपने खुद ब खुद रिटायरमेंट ली है, ये तो आपकी, या दूसरा आपकी एज आ गई थी, आपको रिटायरमेंट मिलने वाली थी है उसके बाद आपकी टर्मिनेशन हो गई थी हेल्थ के इश्यूज पे। फोर्थ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट था जो उसका रिन्यूअल नहीं हुआ था। यस, 1 मंथ का बता रखा है 50%। वीकली हॉलीडेज काट कुट के ही मिलेगा, जितने टाइम पीरियड के लिए उसको ले ऑफ करा होता है ना, उतने टाइम का उनको हर मंथ मिलता है। ठीक है जी। रिट्रेंचमेंट के लिए क्या कंपनसेशन रहती है? 1 मंथ सबसे पहले आपने देखना है कि 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर किसी की कंटिन्यूस 1 year की सर्विस है तो उसको आपको मिनिमम क्या, मैक्सिमम कुछ नहीं, 50% देना है बस। नो मिनिमम नो मैक्सिमम, अमाउंट ही इतना है, 50% ऑफ द बेसिक पे एंड ये, दैट्स इट। नो मिनिमम नो मैक्सिमम, द एग्जैक्ट थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट, माइनस द वीकली हॉलीडेज। क्लियर? अगर कहते कोई 1 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, उसको आपको रिट्रेंच करने से पहले 1 महीने का प्रायर नोटिस देना ही देना है
क्लियर। अगर आप क्लोजर कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लोजर क्या होता है? परमानेंट क्लोजिंग। तो एम्प्लॉयर जो ऐसे अपनी इंडस्ट्री को, अंडरटेकिंग को बंद कर रहा है, तो उसको 60 दिन पहले, क्लोजर के 60 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जहाँ पे वो प्रॉपर रीजंस लिखेंगे। मतलब 60 डेज यानी 2 महीने। मान लो इनको 2 महीने बाद क्लोजर करना है, तो आज तक, मतलब आप नोटिस के 2 महीने तक तो बिल्कुल भी क्लोजर नहीं करोगे, उसके बाद ही करोगे। और पूरी डिटेल लिख के देनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई कि तुम्हें अब अपनी अंडरटेकिंग इंडस्ट्री जो है, एस्टेब्लिशमेंट है, बंद करनी पड़ रही है। क्योंकि क्लोजर में बहुत कुछ रहता है कि आप वाइंडिंग अप कैसे कर रहे हो, आपके स्टॉक्स कैसे, शेयर कैसे बटेंगे एंड एवरीथिंग। तो करके टाइम फ्रेम दे रखा है कि आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर रीजंस के साथ 60 डेज एटलीस्ट लिखा है यहाँ पे, है भी एटलीस्ट। तुम्हारी मर्जी है, तुम 3 महीने पहले दो, बट तुम्हें 60 डेज का गैप तो रखना ही रखना है क्लोजर करने से पहले। सीधा सीधा जो डार्क करके रखा हुआ है ना, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। नोट करते जाओ, बस आपको क्वेश्चन लिखना, क्लोजर लिख दो, नोटिस टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एटलीस्ट 60 डेज, बस ये बात याद रखनी है। रिट्रेंचमेंट में नोटिस पीरियड 1 मंथ है, फॉर हुम, फॉर द पर्सन फॉर 1 ईयर सर्विस जिसकी हो गई है। शॉर्ट शॉर्ट करके नोट्स बनाओ, 3 दिन है, अब और टाइम मिल गया। नोट्स की कॉपी 3 चैप्टर हो गए भाई, अब तो मैं मंगवा लूंगी एक दिन आपके नोट्स। लॉकआउट और ले ऑफ में ज़रा एक बार डिफरेंस देखते हैं। लॉकआउट क्या रहता है? टेम्पररी क्लोजिंग रहती है बिजनेस की। यहाँ पे शॉर्टेज या ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, नेचुरल कैलेमिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स, इन सब की वजह से जो है आपका ले ऑफ हो जाता है। लॉकआउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में देखा जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, ये एक कह लो प्रॉब्लम ऐसी अराइज हो जाती है कि रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई, स्टॉक्स ख़त्म हो गए, और मशीनरी ख़राब हो गई, तो करके कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं होती कि डिस्प्यूट करके ले ऑफ कर रहे हैं, नो। क्लियर? ये एम्प्लॉयर खुद करता है लॉकआउट, ये बेचारी की मजबूरी बन जाती है, कंपल्शन बन जाती है ना। यहाँ पे कोई कंपनसेशन तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि मैंने बताया था ना, लीगल हो तो कोई तुम्हें वेज नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे वो देते हैं क्योंकि कंपनी, जो इंडस्ट्री है, कंपनी नहीं बोलेंगे, इंडस्ट्री है, तो उनकी मजबूरी ऐसी पड़ गई थी कि उनको ले ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतने जनों का खर्चा नहीं ना उठा सकते। वो जो एक्स्ट्रा होते हैं फिर उनको ले ऑफ कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए कि भाई हमारा थोड़ा खर्चा बच जाए, एटलीस्ट 50% तो उनका बचता ही है ना। इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ प्रोडक्शन करके प्रॉब्लम आई है, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, मशीनरी ख़राब हो गई, गवर्नमेंट परमिशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहती कि लेनी है। यहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन को लेनी पड़ती है ले ऑफ करने के लिए। लॉकआउट क्या होता है? अगर मान लो कोई वर्कर्स कोई बात नहीं मान रहे, तो ये उनको स्टेप जो है उठाना पड़ता है। यहाँ पे जब आपके पास जो रीजंस हैं, कहते हैं एम्प्लॉय के कंट्रोल के ऊपर रहते हैं, तो करके उनको ले ऑफ जो है करना पड़ता है। ठीक है, लॉकआउट और ले ऑफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ लग गया उसको ये भी आसानी से समझ लग गया होगा। अब एक बार लॉकआउट और स्ट्राइक का डिफरेंस देख लेते हैं। एक बार आपका PYQ आया था स्ट्राइक लॉकआउट पे। हाँ जी, लॉकआउट में भी देना पड़ता है, सेम ही है, मैंने बताया था आपको, हमने पढ़ा भी था। 6 वीक्स के अंदर अंदर तुम लॉकआउट कर सकते हो, पर 14 दिन तुमने वेट करना है। कौन से ईयर मैम? ईयर नहीं पता, ये वाला पिछले ईयर में नहीं आया था, उससे पहले वाले ईयर में आया था जब आपका पेपर आया था। ठीक है, तो इस बार चांस है तुम्हें आ सकता है। पिछले पेपर में स्ट्राइक लॉकआउट पे कोई क्वेश्चन नहीं था शायद। गवर्नमेंट परमिशन नहीं होती उसमें बच्चे, एम्प्लॉयर देता जरूर है, परमिशन नहीं लेता, उसको उनको बताता है। हमने वर्ड क्या पढ़ा था भारती? इंटीमेशन, ना कि परमिशन। जब भी एम्प्लॉयर की, मैं मानती हूँ तुम सही हो, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, उसको नोटिस मिल रहा है या वो नोटिस दे रहा है,
ठीक है, वहां हमने क्या पढ़ा था कि वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करता है, ना कि परमिशन लेता है कि भाई मैं कर लूं। यहाँ पे उनको परमिशन लेनी पड़ती है, क्लोजर है विद रीजंस, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, सब में। तो वो परमिशन नहीं हुई, इंटीमेशन होता है कि हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने अब आपको ये बता दिया कि मैं कल शायद नहीं आऊंगी, मैंने आपको इंटीमेट कर दिया। परमिशन होती है अगर जैसे मैं इनसे परमिशन लेके जाऊं कहीं कि मेरे को भाई आप दे सकते हो 2 दिन की छुट्टी, मैंने ऐसे जाना है, वो कहेंगे हाँ तुम जा सकती हो, तो वो परमिशन है, तुम्हें मैं इंटीमेट कर रही हूँ। आप थोड़ा बच्चे डिफरेंस समझे इंटीमेट और परमिशन लेने का। आजकल बच्चे वैसे यही करते हैं, घर वालों को इंटीमेट करते हैं बस कि हम जी यहाँ बाहर घूमने जा रहे हैं। ऐसी होता है ना, हमारे टाइम पे हम पूछते थे, आज भी पूछ लेते हैं कि अच्छा हम यहाँ चले जाएं। फर्क आ गया ना, क्योंकि अब मेरा भाई ही इज नाउ मैरिड, वो अब इंटीमेट करता है। एक टाइम होता था हम परमिशन लेते थे घर वालों से। हाँ आप, अच्छी बात है, आज भी पूछते हो, बहुत अच्छी बात है, आपको पूछना चाहिए। पेरेंट्स आर एवरीथिंग। ठीक है, जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स की इज्जत करी, उनकी सेवा करी, वो अपनी जिंदगी में सफल ही सफल है। कभी उनका दिल मत दुखाना। ये मॉरल साइंस की थोड़ी सी क्लास होगी है तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बातें तो साथ साथ सिखाना मेरा फर्ज ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल शुड बी गुड सिटीजन। हो जाओगे बच्चे, कुछ ना कुछ तो हर किसी के लिए लिखा होता है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है, तुम बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। जरूरी नहीं है कि यही चीज है, क्या पता कौन सी चीज में हो जाओ। पर तुम ये सोच के मत सेवा करना कि मैं सफल होऊंगा तो करूंगा, नहीं। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कुछ चीजें पुराने शास्त्रों से आई हैं तो उनको चलने दो जैसे चलते हैं, इतना मॉडर्नाइजेशन अभी हमें लाने की जरूरत नहीं है। वी आर इंडियंस, वी शुड बी डीपली रूटेड विद द कल्चर। यहाँ पे एटलीस्ट वेस्टर्नाइजेशन मत लेके आओ। पेरेंट्स को बहुत होप्स रहती है अपने बच्चों से, मैं तुम्हें बस समझा सकती हूँ, बाकी तुम सारे समझदार हो। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, लॉकआउट और स्ट्राइक। ये एम्प्लॉयर का वेपन है जी, अपनी डिमांड्स को प्रेस करने का। स्ट्राइक एम्प्लॉयज का है, ये एम्प्लॉयर करता है, ये एम्प्लॉय करता है। ये सिंगल एम्प्लॉयर भी कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रुप ही रिफ्यूज करता है। यहाँ पे वो मना कर सकता है कि भाई हम तुम्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, एम्प्लॉय को यहाँ पे वो काम करने के लिए मना कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट का जो काम जगह होती है वो सस्पेंड कर दी जाती है, वहाँ काम रोक दिया जाता है, और यहाँ पे वर्क रुकता है, यहाँ प्लेस रुकती है। यही फर्क है। ठीक है बच्चा, अगेन वही चीज है जो पब्लिक यूटिलिटी के हैं। लेट्स रिवाइज वंस मोर, देखो कितनी रिवीजन तुम्हारी करवा देनी है, स्ट्राइक लॉकआउट स्ट्राइक लॉकआउट, ठीक है। जो आपकी पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विसेज हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको जैसे बताया है, ट्रक वगैरह जो रहते हैं ना, तो उनको एटलीस्ट 6 वीक्स का नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। फिर 14 डेज हमने वेट करना पड़ता है, उन टाइम पे वो जो है लॉकआउट नहीं कर सकते जब वो नोटिस पीरियड आपका जारी रहता है। ठीक है, ये तो करा जाता है कि ताकि कोई डिसरप्शन पैदा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पब्लिक यूटिलिटी वाली ये चीज़ें हैं, तो कोशिश करते हैं कि उस स्ट्राइक या लॉकआउट को रोक के कोई आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है चला दे, ताकि उनका जो स्ट्राइक लॉकआउट ना हो। ठीक है, अनलॉफुल जो स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल जो रहती है, वो पेनल्टीज, हैवी पेनल्टीज को की तरफ धकेल देती है, याद रखना। सो बहुत ज़रूरी है एक प्रोसीजर फॉलो करना। क्लियर? सो 22 आपका कंडीशंस है लॉफुल स्ट्राइक की, वही वीक्स नोटिस का, वो पीसफुल होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे जो है रिपीट कर रहे हैं। अगर तुम्हारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कंसिलेशन या आर्बिट्रेशन, आपको रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है कि आप इस टाइम पे स्ट्राइक ना कीजिए। ठीक है ना? और मान लो आपकी स्ट्राइक, वो हिंसा वाला बच्चा कौन था देख लो, स्ट्राइक हमेशा आपकी पीसफुल होनी चाहिए।
किसी भी तरीके की वायलेंस या कोर्जिव स्ट्राइक अनलॉफुल कंसीडर हो जाती है वहीं के वहीं, और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेना पड़ जाता है टू मेंटेन द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रोहिबिशन क्या क्या रहती है? पेंडेंसी है तो नहीं जा सकते, बाकी आपको पता ही है। कंसीलिएशन के लिए आपको, उसकी जजमेंट के लिए आपको 7 दिन, 7 थे कि 5 थे, दोबारा जाना पड़ेगा, वेट यही है, 7 दिन ही थे, 7 दिन। और बाकी लेबर कोड वगैरह के लिए आपको 2 महीने तो है वेट करना पड़ता है, तभी जो है आप वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह कर सकते हो। आगे ये है इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अगर आप जो प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे, जो भी इन सेक्शंस में लिखा है दोबारा देख लो, 22 में आपका नोटिस वाला टाइम लिखा है, 23 में अगर आपकी प्रोसीडिंग्स हैं उसकी जजमेंट के लिए टाइमिंग लिखी हुई है, 7 वीक्स फॉर द कंसिलिएशन, 2 months फॉर द लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और द नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो 22 और 23 के अगेंस्ट कहते हैं कुछ भी करते हो तो वो आपकी इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट कंसीडर करी जाती है। इसके लिए आपको बहुत ही हैवी कॉन्सिक्वेंसेस, फाइन्स जो है फेस करने पड़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 25A to 25N। ये आपका ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट है। ले ऑफ क्या है? टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर करता है कि भाई तुम मत आओ, कुछ रीजंस हैं, शॉर्टेज हो गई है चीज़ों की, मशीनरी ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ आप मत आओ। बट रिट्रेंचमेंट क्या रहती है? रिट्रेंचमेंट परमानेंट टर्मिनेशन रहती है, सर्विस रोक देते हैं उसकी, और फॉर रीजंस, बट डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता, कुछ और कारणवश जो है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ले ऑफ और इंट्रेंचमेंट में कंपनसेशन मिलती है। फॉर इंट्रेंचमेंट वर्कर शुड बी गिवन 1 month का नोटिस, हमने अभी पढ़ा, और कंपनसेशन वहां नहीं थी, यहाँ पे देख लो, कंपनसेशन 15 days वेजेस ही मिलती है फॉर एवरी ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। सो आपको सिर्फ 15 days की उसमें मिलेगी, वहां पे आपको जो थी ले ऑफ में आपको कितनी मिलती है? 50%, रिट्रेंचमेंट में ओनली 15 days, वो भी तब अगर आपने 1 साल प्रॉपर सर्विस करी है तो। ये तो करा जाता है ताकि आप बिना मर्जी के किसी को ऐसे मुंह उठा के निकाल ना सको। समझ आई बात? यहाँ पे 15 days है, याद देख लो, वहां पे नहीं था, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, चैप्टर 5A 5B है जी इसका। सो एक्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है वर्कर्स को भी, किसी तरीके से ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर ना हो। ले ऑफ के लिए भी आप प्रोसीजर हमने बता दिया था, कंपनसेशन 50% रहती है द बेसिक पे एंड द डियरेंस अलाउंस, और उसके लिए जो 1 साल के लिए वहाँ पे काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्शन तो है, कहते हैं एम्प्लॉयर को सिर्फ उन केसेस में ही कंपनसेशन देनी मना कर सकता है जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी से ले ऑफ करा गया है और आपकी इंडस्ट्री सीजनल नेचर की थी। ये पॉइंट प्लीज नोट कर लीजिए। ले ऑफ का 2KKK इज द डेफिनेशन क्लॉज, 2OO is the definition clause, 2N and this is the procedure. क्लियर जी? एक्सेप्शन नोट कर लो, कब एम्प्लॉयर ले ऑफ देने के लिए, पैसा देने के लिए मना कर सकता है कंपनसेशन, अगर ले ऑफ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुई है या फिर आपकी इंडस्ट्री सीजनल नेचर की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ये एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में करा रही हूँ आपको, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए। इसके ऊपर बचा ही नहीं है अब, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ आया इसी से आएगा। ठीक है बच्चे? हाँ जी, रिट्रेंचमेंट का देखो, रिट्रेंचमेंट में क्या होता है? टर्मिनेशन रहती है वर्कर की, और डिसिप्लिनरी एक्शन रहता है अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कोई डिसिप्लिन की वजह से नहीं, वैसे उसको निकाला जाता है। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन से निकालेंगे तो फिर कंपनसेशन क्यों देंगे? तुमने को गलती किया भाई, तुम्हें निकाल रहे हैं, कंपनसेशन किस बात की? समझ गए ना लॉजिक?
1 मंथ नोटिस हमने पढ़ लिया था, कंपनसेशन मिलती है। कंपनसेशन क्या रहती है? 15 डेज वेजेस मिलते हैं सिर्फ उनको ही जिनको 1 साल हो गया वहाँ काम करते को। और बहुत ज़रूरी रहता है, इन्फॉर्म ये वर्ड है, परमिशन वर्ड नहीं है। इन्फॉर्म करना पड़ता है रिंट्रेंचमेंट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि भाई हम इनको जो है रिंट्रेंच कर रहे हैं। क्लोजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजर आपका कहता है जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय हो वहीं की जो है आपको नोटिस वगैरह देना रहता है, ठीक है। 100 से कम हो तो ज़रूरी नहीं रहता। 60 डेज का नोटिस पीरियड हमने बता ही दिया है, एटलीस्ट है यहाँ पे वर्ड याद रखना। और कंपनसेशन भी देनी पड़ती है जो लोग उससे अफेक्ट होते हैं। ये कंपनी लॉ में भी अच्छे से दे रखा है पॉइंट, पर आपके लिए बस इतना ही यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो कोई नहीं देता, कंपनसेशन नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ड्यूटी बन जाती है उनकी, तो उनको बहुत हैवी पेनल्टीज जो है पे करनी पड़ती है कि तुम भाई एकदम से क्लोजर कर रहे हो, उनका क्या जो ऐसे ही अब वो हो जाएंगे। तभी 2 मंथ्स का एटलीस्ट बोला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आप उसके बाद प्रॉपर प्रोसीजर बताओ कि आप अपनी कंपनी को कैसे वाइंड ऑफ कर रहे हो। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अच्छे से आपका कंपनीज लॉ में आके दे रखा है, डिस्प्यूट में आपको इतना इसमें है ही नहीं है, तो पढ़ना नहीं है आपको। बस आप इतना बस याद रखो कि नोटिस देना होता है 60 डेज के भीतर भीतर। इसके ज़्यादा आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ गए बच्चे? क्लोजर करना भी कोई आसान नहीं होता, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कुछ। जिन बच्चों ने कंपनी लॉ पढ़ा है उनको पता होगा। हाँ जी। अब है आपका प्रोटेक्टेड वर्कमैन, जो आज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टेड वर्कमैन यूनियन लीडर्स के बारे में आपका नेक्स्ट आ जाता है, पेनल्टीज़ वगैरह भी हैं। तो ये ट्रेड यूनियन का आगे पार्ट चलेगा, जो हम अगली क्लास में ही करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि इसके बाद वैसे मैं आपका सोचा था कि ट्रेड यूनियन आपका एक्ट स्टार्ट कराऊंगी इसके बाद, ठीक है, फिर स्टैंडिंग ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी तो पढ़ लोगे ट्रेड यूनियन यहीं पे ही, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें बताया होगा कि कुछ वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, प्रोटेक्टेड वर्कमैन लिखा है ना, तो उनको सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहले जब हमने इसका ऑनलाइन बैच लिया था ना आपका जो फ्री था, उसमें ये सब हमने नहीं करवाया था। स्ट्राइक लॉकआउट थोड़ा सा नोटिस वाला पार्ट करवा के हम ओवर कर देते थे, बट अभी ये पेड बैच है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो जो प्रोविजंस आपके एक्ट में दे रखी हैं सारी कवर कराई जाए, ठीक है। चांसेस यहाँ से बन भी सकता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट ही है। एक बार ये पढ़ लोगे ट्रेड यूनियन एक्ट, फिर आपको बहुत इजी लगेगा। कुछ नहीं, उसमें सिंपल सिंपल प्रोविजंस होंगी, वो आपको कंसेप्ट के ज़रिए समझा दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। कल मंडे क्लास नहीं होगी मोस्ट प्रोबेब, बाकी और मैं आ जाऊँ आपको, मैम आपने तो आना नहीं था, ठीक है। तो अभी मतलब 80% ही लगा के चलो कि नहीं होगी, 20% फिर भी चांस है कि मैं क्लास लेने आ जाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि जितना तुमने अभी तक करा है मोर देन सफिशिएंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लिए। बाकी हम जितना करेंगे वो एक्स्ट्रा करेंगे, बट वो भी करेंगे, छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है। सेक्शंस याद होते हैं तो कर लो, ठीक है। कितने करोगे भाई, बहुत सेक्शंस है, बहुत बहुत बहुत, कितने जितने एक्ट्स उतने सेक्शंस। छोड़ने तो छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन सेक्शन बेस आता है, तो छोड़ दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। याद होते हैं तो कर लो, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ेंगे, फिर हमारा इंडस्ट्रियल जो रिलेशन एक्ट है ये वाला, मतलब आपका इंडस्ट्रियल कोड ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? मैंने बताया तो है प्रतिमा, 80% चांस है नहीं होगी मेरी क्लास कल और मंडे, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। अभी मेरा वहाँ पे फाइनल नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको 100% कन्फर्मेशन दे दूँ, बट आप यही लेके चलो कि शायद मैं नहीं आऊँगी। तो यू हैव 3 डेज, सैटरडे संडे मंडे पढ़ लेना। ऑल आई कैन से यू इज़ दिस,
हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है पेपर में, और कंसेप्ट आपके सामने है, बिल्कुल ईजी, क्रिस्टल क्लियर, मतलब इतने ईजी है कि आप छोड़ के तो जाओ ही ना, है ना। छोड़ना मेरे साथ कुछ भी नहीं है, वैसे भी सब करके जाना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं होपफुली ट्यूसडे। बाकी देखो। ओह थैंक यू अमृत, गॉड ब्लेस यू। चलो जी, ओके जी, गुड नाइट, बाय बाय।